आत्मवंदन मास्टर। मैं सुमित्रा चोपड़ा, महाकाल फाउंडेशन ध्यान ग्रुप में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हमारी जो ध्यान यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए श्रीनिवास जी आ रहे हैं। तो अभी श्रीनिवास जी मुझे लग रहा है जुड़ नहीं पाई मास्टर। तो जब तक आप सब ध्यान में बैठ के आलती पालती अवस्था में बैठ जाएं और हाथों की उंगलियों में उंगली फंसा लें और आंखों को कोमलता से बंद कर लें मास्टर। और ध्यान अवस्था में सुखासन में बैठ जाएं। कोई भी अपने शरीर में अकड़न जकड़न कुछ भी ना लाए, कोई जबरदस्ती ना करे। बिल्कुल आराम सुखद अवस्था में बैठे ताकि अच्छे से ध्यान कर पाएंगे। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे से तो मास्टर श्रीनिवास जी जुड़ गए हैं और आइए हम सब मिलके श्रीनिवास जी का वेलकम करते हैं। श्रीनिवास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे। ओवर टू श्रीनिवास जी। नमस्ते 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 माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स। अपनी सांसों के ऊपर ध्यान देना, सहज, सरल, स्वाभाविक सांसों के ऊपर ध्यान देना। आपका बीच में ना थोड़ा संकल्पित ध्यान आज करा दीजिए। आज लास्ट डे है वैसे भी। कल का तो एक्सपीरियंस शेयरिंग होगा। और जो आपका आप जो ध्यान कराते हैं संकल्प द्वारा संकल्प करके, आज आप भी बिना म्यूजिक के वो वाला ध्यान करा दीजिए सर, वो बहुत अच्छा लगता है। ओके ओके। ओके। हम अपनी पूर्णात्मा को आह्वान करेंगे। पूर्णात्मा का मतलब, जैसे इस शरीर को माँ रहता है, वैसे आत्मा को भी एक माँ रहता है, तो हमें पूर्णात्मा कहते हैं। संकल्प मन में बोलिए, मैं अपनी पूर्णात्मा से जुड़ना चाहता हूँ। मैं अपनी पूर्णात्मा से जुड़ गया हूँ। मेरी पूर्णात्मा से सृष्टि हुई एस्ट्रल, सॉल्ट पिरामिड, क्रिस्टल पिरामिड, डायमंड पिरामिड, गोल्डन पिरामिड, लाइट पिरामिड, मरकबा पिरामिड मेरे सर पर आके एस्ट्रल क्रिस्टल से, एस्ट्रल पिरामिड से, एस्ट्रल क्रॉप सर्किल से, एस्ट्रल मास्टर से, आध्यात्मिक गुरुओं से, सृष्टि से और मूल चेतना से, जिसे हम कई नाम से जानते हैं, भगवान, उसमें एक नाम भगवान है। मूल चेतना से शक्ति और ज्ञान लेकर मेरे ब्रह्मरंध्र के द्वारा मेरे शरीर में प्रवेश कर मेरे हर अंग की, हर कण की, हर अणु में शामिल होना है। तो महसूस कीजिए कि अब हम
परमात्मा से ऊर्जा ले रहे हैं, उसकी महसूस तो कीजिए। हाँ, एक संकल्प और कि मेरे अंदर भरी हुई इस ऊर्जा से मेरे अंदर ऊर्जा की सहायता से मेरे अंदर गहराई, बहुत गहराई में छुपी हुई भय, क्रोध, दुख, पीड़ा, अपमान की बोझ, जो सही नहीं विचार है, इन नेगेटिव थिंकिंग्स, नेगेटिव इमोशंस, सब मेरे अंदर से, मेरे आत्मा की मूल से निकलकर, ध्यान करते हुए निकलकर डिवाइन एनर्जी के रूप में बदल जाए। आप महसूस कीजिए अपने अंदर से जो डर, अपमान की बोझ, नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव इमोशंस धीरे धीरे बाहर जा रहे हैं। और एक संकल्प, मेरे अंदर जो भरी हुई ऊर्जा मेरे हर नाड़ी में, मेरे हर नाड़ी में बहकर पूरी नाड़ी मंडल शुद्ध हो जाए। 2,72,000 नाड़ी है हमारे अंदर। अब महसूस कीजिए ऊर्जा हर नाड़ी में प्रवेश करके, बह के वहां शुद्ध कर रही है।
अपनी शासन के ऊपर ध्यान दीजिए। एक पल के लिए भी अपनी सांसों से बाहर नहीं जाने का। हर पल अपनी सांसों से जुड़े रहिए। अपनी सरल, स्वाभाविक और सहज श्वास। अभी भी महसूस कीजिए कि ऊर्जा आपके हर नाड़ी में बह रही है और हर नाड़ी उत्तेजित हो रहा है। ओके। एक और संकल्प। जब से ये आत्मा पैदा हुई है, तब से लेकर इस जन्म तक, कई पिछले कई जन्म में, अगर मैंने किसी आत्म स्वरूप को पीड़ा पहुंचाया, बाधा पहुंचाया, अपमान किया, दूषित किया, या उसको हिंसा किया, काटा, बाधा पहुंचाया, और उसको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और गिल्टी कॉम्प्लेक्स में डाला, यानी अपराध भावना और आत्मन्यूनता भावना में डाल दिया। वे सब आत्माएं यहाँ आके मेरे साथ बैठ के ध्यान करते हुए मुझे माफ करना,
इस जन्म में आप याद कीजिए, पिछले जन्म का तो हम हमें याद नहीं रहता है। इस जन्म में बचपन से लेकर अब तक किसी पेड़ पौधों को, किसी पक्षियों को, जलचरों को, यानी मछली वगैरह वगैरह, उन्हें बहुत खा लिए होंगे पहले हम, मार के। अब तो शायद हम सब लोग छोड़ दिया है, लेकिन उस समय उसे मारकर खाते वक्त उनको बहुत पीड़ा पहुंचाया, हमने बहुत हिंसा किया है। उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अनजाने में हुआ है। मैं अपनी हृदय से माफी मांगता हूँ। और आप सब जीवी आत्म परिणाम होके उन्नत जन्म लेके अपनी आत्मा की यात्रा करें। हमें क्षमा कीजिए। तो याद करके दोस्तों, किस किस को, अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहन को, अपने दोस्तों को, दुश्मनों को, जानवर को, पेड़ पौधों को हमने अपमान किया, बाधा पहुंचा, वो सब याद करके, बचपन से लेकर अभी तक याद करके एक एक से माफी मांग लेना। खासकर अपनी परिवार से, अपने बीवी बच्चों से, अपने पति और बच्चों से क्षमा याचना करें दोस्तों।
दोस्तों, कांति लोक से सफेद कांति, लाइट, दैट वंडरफुल लाइट मेरे अंदर प्रवेश करके मेरे हर अंग की, हर कण की, हर अणु में उपस्थित हो। इस लाइट एनर्जी के सहारे लेकर, सहारे से मेरे अंदर जो भी पीड़ा है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पीड़ा है, वो इसी वक्त मेरे अंदर से और मेरे आत्मा की मूल से ध्यान करते हुए निकलकर डिवाइन एनर्जी के रूप में बदलना है। लास्ट 5 मिनट्स, माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट 5 मिनट्स अपनी सांसों के ऊपर ही ध्यान देना, एक पल के लिए भी सांसों से बाहर नहीं जाना, सांसों के साथ मस्ती और सांसों के साथ दोस्ती, माय डियर फ्रेंड्स। अब हम सत्यलोक की गोल्डन एनर्जी से कनेक्ट हो जाएंगे। वो एनर्जी को हमारे अंदर इनवाइट करेंगे, आह्वान करेंगे। सत्यलोक की गोल्डन एनर्जी मेरे ब्रह्मरंध्र के द्वारा मेरे अंदर प्रवेश करके मेरे हर अंग की, हर कण की, हर अणु में उपस्थित होना है। और इस ऊर्जा की सहायता से मेरे तन, मन, बुद्धि और आत्मा शुद्ध हो जाना है, शुद्ध होना है। तो महसूस कीजिए दोस्तों, सत्यलोक की गोल्डन एनर्जी
हाँ, अगर आपको दिखता है नहीं दिखता है कोई परवाह नहीं, एनर्जीज तो आ रहा है। हम लोग कहीं कहीं बैठ के एक ग्रुप बन गए हैं, तो इस ग्रुप एनर्जी में बहुत अच्छा एनर्जी फैल रहा है। लास्ट 2 minutes, my dear friends, just feel the energies. अपनी सांसों के ऊपर ध्यान देते हुए रिलैक्स हो जाइए माय डियर फ्रेंड्स। आंखें ना खोलिए, जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। रिलैक्सेशन एनर्जीज को हम आह्वान कर रहे हैं, और रिलैक्सेशन एनर्जी हमारे अंदर प्रवेश करके हमारे शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा सब रिलैक्स हो जाए। रिलैक्सेशन महसूस कीजिए। लास्ट 1 minute। लास्ट 10 seconds। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। आंखें मत खोलिए, अपने दोनों हाथ निकाल के अपने आंखों के ऊपर रखिए, खासकर उंगलियों को आंखों के ऊपर रखिए। 5 seconds। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपनी उंगलियों को देखते ही आंखें खोलिए। ओके। जो हमने ध्यान किया है उसके लिए जोर से ताली बजाइए। ओके दोस्तों, पहले हम अपनी गुरु जी, पितामह, डॉक्टर ब्रह्मर्षि पत्री जी को अपना ग्रैटिट्यूड और अपनी ग्रैटिट्यूड बहुत विनम्रता से हम उन्हें नमन करेंगे। दोस्तों, उनकी वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं, और आत्मज्ञान के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और मेरा हृदयपूर्वक धन्यवाद महातार फाउंडेशन को, इतनी मेहनत करके हमें इकट्ठा करके क्लास अरेंज किया है, बहुत टाइम निकाल के। उनको भी बहुत धन्यवाद।
और आप सुनने के लिए आए हैं, आपको भी धन्यवाद। क्लास क्लास शुरू करेंगे दोस्तों। आज का टॉपिक जो है, पर्पस ऑफ लाइफ, जिंदगी का मकसद क्या है। हाँ, तो बीच बीच में प्लीज डोंट पुट एनी मैसेज, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होता है। लास्ट में एक 5-10 मिनट्स हम आपको क्वेश्चन आंसर सेशन दे देंगे, उसमें आप, यस। तो अभी कि पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, अगर आपको कोई पूछता है, एक काम कीजिए ना, वन वन और टू पीपल अपना ओपन कर दीजिए, अनम्यूट कीजिए, थोड़ा इस पे चर्चा होना अच्छा है। नहीं तो बोर हो जाते हैं। जी सर। हाँ, ओके। और एक, Ultimate purpose of life, as per my opinion, is the moksha, to get time and again rebirth on this planet, and to achieve the salvation, complete salvation, mukti, moksha, ultimate. That is the ultimate goal. मुक्ति पाना ही आपका जीवन का लक्ष्य है, सबसे बड़ा। पर्पस। तो फिर आपने पढ़ाई क्यों किया है, नौकरी किया है, या कुछ बिजनेस किया है, पैसा कमाया है, ये क्यों करना था। नहीं, बचपन में ही आपको हिमालय में जाना चाहिए था ना, मोक्ष के लिए। नहीं, ये चीज सर ऐसा है ना, वो तो लक्ष्य 20 या 50 लक्ष्य बनेंगे ना, जब जन्म लिया, जन्म के बाद क्यूरियोसिटी है आदमी की, मैं ये करूंगा, मैं ये पढ़ाई करूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, वो तो वैसे आ रही है। बट फिर भी सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि और शांति तो कहीं नहीं मिल रही है। जॉब करने के बाद शांति नहीं मिल रही है, कुछ आपके करने के बाद, आपके ध- हाँ, धन सॉरी कमाने के सॉरी, बाद भी नहीं मिल रही है। सॉरी टू इंटरप्ट, यानी आपकी जो मकसद जीने का, पर्पस ऑफ लाइफ कई है, एक नहीं। मतलब शुरू यस। में छोटे छोटे तो ये बने ना, बट अल्टीमेट तो यही है ना, जितने जो महापुरुष हैं, जैसे भगवान बुद्ध हैं। मैं मैं अल्टीमेट नहीं पूछ रहा हूँ, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। पर्पस ऑफ लाइफ तो, अब पर्पस ऑफ लाइफ सिंगल, ये तो मेरे हिसाब से तो ये है, बाकी तो। कोई और बता सकते, ओनली वन और टू। वननेस। हेलो। वननेस। वननेस, पर्पस ऑफ लाइफ इज वननेस। जी। आपका एज कितना है। 50। 50। तो बच्चे हैं, पोते हैं आपके, जी। पोते हैं। जी। तो अभी पोते को यही बोलना कि वननेस में जाओ भैया, अभी से ही। नहीं, वो हर सोल का अलग उद्देश्य है। कौन सी नहीं नहीं सोल नहीं, किस मेरा स्थिति में ट्रेवल कर रही है। मेरा पर्पस जो है, मेरे माँ बाप ने मेरे दिमाग में घुसाया कि तुम जी। डॉक्टर बनना है, या तो सरकार की नौकरी करना है, वही मेरे दिमाग में डाला है, मेरे जीवन का पर्पस बना दिया। तो मैंने मेडिसिन उसमें फेल हो गया एंट्रेंस में, फिर बाद में एमएससी एग्रीकल्चर करके बैंक में नौकरी मिला है मुझे। तो मेरा पर्पस फुलफिल हो गया। उसके बाद वो लोग शादी वादी मुझे कराया, बच्चे हो गया, और डूबता ही रहा इस दुनिया नहीं में। सर, वो तो जीवन जीने का एक माध्यम है। सांसें भी तो किसी तरह चलेंगी, वो बिना अर्थ के तो नहीं चल पाएंगी। लेकिन जो उद्देश्य है वो तो वननेस ही है, प्रभु परमपिता परमात्मा में विलीन हो जाना ही है। ये इसी वरना वननेस को अगर आपको ऐसे तो आपको नहीं नहीं, वननेस ये अगर जीते रहे। एक मिनट, इसी को तो ये मोक्ष पर्पस, मैं बोल रहा हूँ, मोक्ष।
ये जी बिल्कुल। पर्पस आपको नहीं, बीच में नहीं, बीच में मत आना। ये पर्पस आपको कब से मालूम हो गया? ये जब जब भी आपको इस अध्यात्म के क्षेत्र में आए हाँ, तो जब तभी आपको लगा कि मेन उद्देश्य हमारा यही है। आने के बाद आपका लाइफ पर्पस वननेस, उससे पहले का पर्पस क्या था? इससे पहले का पर्पज तो कोई था ही नहीं। जहाँ जा रही थी जिंदगी खुद ही खुद में जा रही थी अपने आप ही। कभी कुछ कर रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे। केवल करना खाना है। पीना और सो जाना। यानी बच्चों को परवरिश करना आपका मकसद नहीं है क्या? वो तो अपना भी है, अब खाना पीना और सो जाना। वो तो उद्देश्य ये था कि दूसरे को भी यही है कि खाओ पियो सो जाओ और हम भी खाए पिए सो जाए। नहीं नहीं कोई अच्छे नहीं से खा नहीं पी रहा है, कोई कम खा पी रहा है, नहीं बस यही है। नहीं नहीं, बच्चों को परवरिश करना, फैमिली को देखभाल करना, वो सबको तो पैसा कमाना, है ना? ये तो होता है ना हर हर आदमी हाँ, का। ये तो वो तो अब भी कर्तव्य है। है ना जी, वो तो अब भी है। ड्यूटीफुलनेस है, कर्तव्य हैं। हम्म, कर्तव्य हो सकते हैं ना, ये कर्तव्य है, ड्यूटीफुलनेस है टुवार्ड्स लाइफ, कर्तव्य टुवार्ड गृहस्थ लाइफ, हाउस होल्ड और लाइफ। अब आज भी अपने The बच्चों को main भी हम दिखाते हैं तो उनको भी यही main समझाते हैं purpose कि तो experience लेना है. हाँ जी। बताइए, Main purpose is to experience everything. क्या एक्सपीरियंस करना है? सारे अनुभव लेना जो हमने हम्म, अभी नहीं सीखे, वो सारे उन अनुभवों को हाँ, जीना. कभी आप जेल गए क्या? हाँ नहीं गए शायद ना? दूसरे जन्म वो में गए हो एक्सपीरियंस, इससे. वो एक्सपीरियंस क्यों नहीं ले रहे आप? हाँ तो वो भी लेना पड़ेगा नेचुरली, कभी किसी को चाकू भी मारना पड़ेगा। ये भी सर जेल ही है जहाँ पे हम रह रहे हैं, ये भी जेल ही है एक तरीके से। लेकिन हर जन्म में अलग अलग अनुभव लेने के लिए आते हैं ना हम, तो शायद वो अनुभव हम ले चुके हैं, तो इसलिए वो नहीं ले रहे, अब हम कुछ और ले रहे हैं. अच्छा, तो एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चे को आप पूछिए व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, वो क्या बोलता है? मुझे अच्छा पढ़ाई करना, माँ बाप को नाम रोशनी करना, खानदान की नाम रोशनी करना, एक अच्छा नौकरी लेना, एक अच्छे शादी करना, अच्छे नौकरी लेना, ठीक है? तो वो छोटा बच्चा था जब वो, उसको उसका क्या है, अच्छा मार्क लेना, यही उसका उस समय का क्या होता है, उस समय का उसका उद्देश्य। मकसद, पर्पस। उसके बगैर बियॉन्ड वो सोच भी नहीं सकता कि मुझे योगी बनना है ना, मुझे आध्यात्मिक रूप में जाना है, वो कभी सोचता ही नहीं, है ना? Can I उसके explain it, बाद sir? हाँ, जब उसको अच्छा मार्क्स मिलता है, नेक्स्ट नेक्स्ट पर्पस क्या है, क्या कोर्स करना है ना? कौन सा अच्छा कॉलेज में पढ़ाई करना है, और जिस अच्छा कॉलेज में पढ़ाई किया तो कैसे आगे लाइफ अच्छा मिलता है, नौकरी मिलता है, यानी उसका जब वो डिग्री करता है उसका मकसद ये है कि वो हमेशा कुछ अच्छे नौकरी हासिल करने का उसका पर्पस होता है। आप पूछो व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लिविंग, ही सेज दैट यस रमेश जी बोलिए आप। आई शुड गेट ए ब्यूटीफुल जॉब। नहीं नहीं, बीच में आप कोई मत Madam, बोलिए प्लीज। नाउ ओके, डिस्कशन इज ओवर। हाँ, नाउ डिस्कशन इज ओवर, तो टाइम कम है। ओके, तो कभी वो ये बोलता है कि मुझे अच्छा नौकरी चाहिए, क्यों मैं शादी वादी नहीं करोगे? नहीं नहीं नहीं, जब तक मुझे अच्छा नौकरी नहीं मिलता है, अच्छा नहीं कमाता है, मैं शादी नहीं करूंगा। ठीक है, उसको मिल गया, नौकरी मिल गया, फिर उसका लाइफ पर्पस चेंज हो जाए, फिर वो अच्छे वधु को ढूंढता है, अच्छे पार्टनर को, स्पाउस को ढूंढना है, ढूंढ के शादी करना है। ठीक है, हो गया, वो भी पर्पस हो गया। फिर 4-5 साल के बाद उसका पर्पस अलग हो जाता है कि बीवी से कैसे चुप के रहना,
है ना। 4 साल के बाद उसका लाइफ पर्पस वो ही हो जाता है। किसको बच्चा नहीं है, तो बच्चों के लिए अब व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। यार मेरे जिंदगी में बच्चे नहीं है, हम किसी हालत से मुझे बच्चा चाहिए। इसके लिए ना जाने क्या क्या ट्रीटमेंट लेते हैं, जाते हैं ट्रीटमेंट करवाते हैं। बच्चा होना ठीक है, बच्चा हो गया। हाँ, उस बच्चे की परवरिश करना, वो तब से और ज्यादा पैसा इकट्ठा करना शुरू करता है ना। अब बोलते खानदान खानदान बढ़ गया है, फैमिली बढ़ गया है, तो मेरा नाउ द प्रेजेंट पर्पस, मकसद ये है कि मुझे ज्यादा पैसा कमाना है। हाँ, हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। अब क्या है, अब मेरे बच्चे को नौकरी नहीं मिला है, मुझे बहुत चिंता हुई है, उसे एक अच्छा नौकरी दिलाना मेरा पर्पस है अभी, मेरा मकसद। यानी हर स्थिति में अपना पर्पस इस बदलता रहता है। हाँ, पत्री सर यही बोल रहे हैं। ठीक है, देखिए आत्मा की यात्रा में पेज नंबर 115 में, जीवन का उद्देश्य मकसद, जीवन का उद्देश्य जो भी है उसे वैसे ही रहने दो। जीवन का उद्देश्य जो भी है उसे वैसे ही रहने दो। ये कहाँ से लिया है मालूम? गीता से लिया है, भगवत गीता से लिया है। यानी आपकी कर्म जो है वो घटिया भी हो, लेकिन उसे ही करो। दूसरों की कर्म को करने की मजबूरी में मत रहना। तो मतलब सपोज आई एम ए डॉक्टर, है ना, या मेरे दोस्त एक डॉक्टर है, फॉर एग्जांपल मेरे दोस्त एक डॉक्टर है, मैं एक शू मेकर हूँ, चर्मकार हूँ, है ना, मैं बहुत अच्छा शू बनाता हूँ, लेकिन उसे देखकर मैं जलता हूँ, अरे ये वो डॉक्टर है यार, है ना। तो मैं अपनी धर्म छोड़ के डॉक्टर की धर्म करने के लिए अगर मैं चाहता हूँ, तो क्या होता है, मैं भी एक कोट पहन के, एक स्टेथ पहन के एक दवाखाना खोल लेता हूँ, तो क्या होता है, मुझसे नहीं होता है, मर जाते लोग। तो यानी आप, हमारी धर्म जितने भी अनुष्ठान है, यानी जितने भी कम धर्म है, तब भी परवाह नहीं, लेकिन अपनी धर्म को ही अनुष्ठान करना है। यही ये गीता से लिया है। इसलिए पत्री सर क्या बोल रहे हैं, जीवन का उद्देश्य जो भी हो उसे वैसे ही रहने दो। तुम्हें जो करना चाहते हो करो, और तुम्हें जो बनना चाहिए वो जरूर बनो, वो जरूर बनो। जीवन का उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य एक गतिमान बिंदु जैसा है, यानी इट्स अ मूविंग पॉइंट, इट इज अ मूविंग पॉइंट। द पर्पस ऑफ लाइफ इज अ मूविंग पॉइंट, एक गतिशील लक्ष्य जैसा है। इट इज अ मूविंग टारगेट, मूविंग टारगेट। भौतिक शरीर के विभिन्न स्तरों पर भिन्न होता है। अब मैंने बताया ना, भौतिक स्तरों स्तरों पर, भौतिक शरीर के विभिन्न स्तरों पर भिन्न होता है। पर्पस ऑफ लाइफ बदलता रहता है। जैसे अपना शरीर में जब छोटा बच्चा क्रॉल करता है फ्लोर में, उसका मकसद ये की है कि किसी ना किसी दिन मैं अपने दोनों पैर के ऊपर खड़े होकर दिखाना। और जिस दिन वो खड़े रहता है, बड़ा मजे से मुस्कुराहट देता है, एज इफ यस क्लाइंब द एवरेस्ट। उसके बाद चलना, धीरे धीरे चलना, उसके बाद रनिंग करना, उसके बाद पढ़ाई करना, उसके बाद पढ़ाई में उन्नति पहुंचना, उसके बाद नौकरी, सब कुछ मैंने जो बताया था। यानी इट इज अ मूविंग पॉइंट। पर्पस ऑफ लाइफ कहीं भी एक नहीं रहता, कभी भी एक नहीं रहता है। इट डिपेंड्स ऑन योर फिजिकल बॉडी। दैट इज पर्पस ऑफ लाइफ इज डिफरेंट एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फिजिकल बॉडी। यानी
भौतिक शरीर के विभिन्न स्तरों पर भिन्न होता है। हाँ, वैसे मानसिक विकास के विभिन्न स्तरों पर भिन्न होता है। मानसिक यानी इट इज डिफरेंट एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मेंटल ग्रोथ, है ना। तो मेंटल ग्रोथ क्या होता है? हमारा माइंड धीरे धीरे विकसित हो जाता है ना। तो कई सारे इमोशंस आता है। हाँ, मैं अ, किसी हालत से मेरे घर में बताया कि तुम डॉक्टर बनना ही है, नहीं तो इससे मरना अच्छा है। तो मैंने एग्जाम मतलब बहुत मेहनत किया है, लेकिन मेरा एग्जाम सेंटर बदल गया। किसी मेडिकल कॉलेज लैब में दिया है। उस लैब में देखे तो मेरे सामने ग्लास जार में एक 6 मंथ्स बेबी, 8 मंथ्स बेबी, कई सांप, तो कई तरह की स्पेसिमेंस ग्लास जार में लिक्विड में रखे वहां टेबल पे है। उसके सामने बैठ के मुझे एग्जाम लिखना पड़ा। मैं उसे देखते देखते आधा क्वेश्चन, आधा आंसर्स भूल गया। मैं एग्जाम फेल हो गया उस समय। पहले मेरा पर्पस क्या था? डॉक्टर बनने का। बाद में मेरा पर्पस क्या है? कैसे खुदकुशी करनी। घर में मुंह दिखाने का लायक नहीं है। बोला कि तुम डॉक्टर जरूर बनना है, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए, बहुत सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तन मन धन सब सैक्रिफाइस कर रहे हैं तुम्हारे लिए, और तुम्हें बन के दिखाना है। तो मैं फेल हो गया। उनको भी मैंने फेल किया। वो प्राउडली बोला मेरा बेटा अच्छा पढ़ता है, अच्छा मार्क्स लेके आ रहा है, डॉक्टर जरूर बनेगा। लेकिन मैं फेल हो गया। तो मेरे लिए बिल्कुल मतलब इट वॉज ब्लैंक। मेरा पर्पस ऑफ लाइफ बिल्कुल बदल गया। हाँ, जब मैं खुशी, हाँ, दिस इज वन एस्पेक्ट। ठीक है, बाद में मैंने बीएस एग्रीकल्चर, एमएस एग्रीकल्चर किया था। ठीक है, उस समय मेरा मकसद था कि कम से कम कुछ जॉब तो मिलेगा। उस समय गवर्नमेंट जॉब की कोई ओपनिंग्स नहीं था जब हम डिग्री कर रहे थे, बट प्राइवेट जॉब्स, अच्छा जॉब्स मिलता था। ठीक है, कुछ ना कुछ प्राइवेट जॉब इमीडिएटली लेना था। ये वो तो दैट वाज द पर्पस एट दैट टाइम। उसके बाद जब बैंक्स में ओपनिंग्स खुल गया, ढेर सारे रिक्रूटमेंट हो रहा था, मेरा पर्पस इमीडिएटली बदल गया। मेरा पर्पस इमीडिएटली बदल गया। तो डिपेंड्स ऑन दी माय माइंड्स सिचुएशन, मेच्योरिटी लेवल्स। जब मैं, हाँ, अब आप ही यू कैन ऑल्सो थिंक इट। जब आप बहुत खुश रहते हैं, कोई भी कुछ पूछते हैं ना, कोई बात नहीं, दे देते हैं, हम दे देते हैं उसको। लेकिन अगर आप तकलीफ में हैं, दुख में हैं, जब आप खुशी में रहते हैं, हाँ भाई, इस साल मैं घर बनाऊंगा, ओके, इस साल मैं घर बनाऊंगा, ठीक है, बना लेते हैं, मतलब वेरी कॉन्फिडेंट। लेकिन जब आप लोन अप्लाई किया था, आपको मालूम होता है कि आप जो आप जमीन लिया था उसमें थोड़ा डिफेक्ट है। क्या बोलते हैं? ये घर बनाना मेरी बस की बात नहीं है। देन योर पर्पस ऑफ लाइफ चेंजेस। यानी पर्पस ऑफ लाइफ इज डिफरेंट एट डिफरेंट मेंटल स्टेजेस। अगेन, पर्पस ऑफ लाइफ इज डिफरेंट एट डिफरेंट स्पिरिचुअल मेच्योरिटी लेवल्स। ये बोलता है आध्यात्मिक परिपक्वता के विभिन्न स्तरों पर भिन्न होता है। पर्पस ऑफ लाइफ आपकी
शरीर की स्थिर पर, मानसिक विकास के स्थिर पर, आपकी आध्यात्मिक परिपक्वता के स्थिर पर भिन्न रहता है। हमने अभी तक ये सोचा कि पर्पस ऑफ लाइफ एक ही होता है ना। जब तक आप आध्यात्मिकता में नहीं आए हैं तब तक आपकी पर्पस ऑफ लाइफ अलग था। लेकिन जब आए थे इसमें, तो आपकी पर्पस कुछ और दिखाई दे रहा है इधर। कोई वननेस बोला है, कोई मोक्ष बोला है, हो सकता है ये सब कुछ आपका पर्पस होगा, लेकिन ये पहले नहीं थे। अब कहां से आया? यानी पर्पस ऑफ लाइफ इज ए मूविंग पॉइंट, पर्पस ऑफ लाइफ इज ए मूविंग टारगेट, एंड इट इज डिफरेंट एट डिफरेंट फिजिकल stages, different at different mental stages, different at different spiritual stages। ठीक है, वो क्या है हम आगे आएंगे देखेंगे। अच्छा, पत्री सर यही बोल रहे कि हम इसे, ये पर्पस ऑफ लाइफ जो है, ये पर्पस ऑफ लाइफ जो है महान भारतीय खेल हवा में रस्सी पर चलने का खेल के द्वारा समझ सकते हैं। आपने कई सर्कस में देखे होंगे, रस्सी के ऊपर एक लकड़ी पकड़कर, तो इधर उधर बैलेंस करते करते वो रस्सी के ऊपर चले जाते हैं, है ना। व्हाट इज द पर्पस देयर इन, वहां से या रस्सी में, वहां उस कोने से लेकर इस कोने तक रस्सी पे चल के आते हैं। आप क्या देखते हैं? वो आदमी या वो औरत अपने आप को कैसे बैलेंस कर रही है ना। अपने आप को, नहीं तो गिर जाते हैं रस्सी से, ऊपर से हवा हवा में गिर जाते हैं। तो ये उसे गिरने से बचाने के लिए क्या करते हैं? अपनी बॉडी को या अपनी हाथ में जो लकड़ी होता है उसे हिला के, इधर उधर हिला के बैलेंस करते करते वहां से यहाँ पहुंचता है। तो पत्री सर यही बोल रहे हैं, संतुलन ही जीवन का महान उद्देश्य है। बैलेंस इज द ग्रेटेस्ट पर्पस ऑफ लाइफ। अचीविंग बैलेंस इज द ग्रेटेस्ट पर्पस ऑफ लाइफ। कितना महान, कैसे बोल दिया है, अभी तक हमें मालूम ही नहीं। हम यूं ही बोलते हैं, बट व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? बैलेंस। आध्यात्मिक परिपक्वता के विभिन्न स्तरों पर भिन्न होता है। यानी उस पल के धर्म को निभाना क्या है, ये हर पल पर चेंज हो जाता है आपका पर्पस ऑफ लाइफ। इसीलिए उस पल के धर्म को निभाना, उस पल के धर्म को निभाना और उस स्थिति के पल में आनंद महसूस करना। जिस पल पर आपको कौन सा धर्म करना पड़ता है उसी को करना, और उस पल में आप आनंद महसूस करना। यही आपका, हर आदमी का, हर मानव मनुष्य का पर्पस ऑफ लाइफ यही है। मतलब वी शुड लिव एंड डू आवर धर्मा एज पर द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। उस पल के, उस पल की क्या सिचुएशन है, क्या डिमांड करता है, उसी धर्म को करना। यानी बैलेंस जीवन का उद्देश्य है, इज इक्वल टू धर्माचरण प्लस हर स्थिति में आनंदित रहना। धर्माचरण प्लस हर स्थिति में आनंदित रहना, यही है जीवन का उद्देश्य। हाँ, अब बोलिए मैं वननेस मेरा उद्देश्य है, मोक्ष मेरा उद्देश्य है। ठीक है, बच्चा आके आपको कुछ पूछता है, कुछ जरूरी पूछता है, आप ध्यान करने के लिए बैठते, अरे आप मत आ जाना, डोंट डोंट कम एंड डिस्टर्ब, जाओ जाओ, मुझे ध्यान करना है, मुझे मोक्ष पाना है, मुझे वननेस में जाना है। नो, ये वैसी बात नहीं है सर, इसमें एक्सक्यूज मी, ऐसा है अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ मोक्ष है, उसके साथ जो है अभी अभी इट्स नॉट स्पिरिचुअल। अलाउड,
प्लीज प्लीज, इट इज नॉट अलाउड नाउ। यही आपका धर्म है। मैंने पहले अलाउ किया था, मैंने बोला अब म्यूट करके रखिए, तो म्यूट करके ही रखना है। यू हैव टू कीप द बैलेंस। आपको बोलने का उत्सुक रहते हैं, लेकिन अभी बोलना नहीं है। दिस इज कॉल्ड कीपिंग द बैलेंस, एंड दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। ओके प्लीज, whatever you want to ask, you please ask. I'll give 10-15 minutes time. Okay. uh, अच्छा, ये धर्माचरण क्या होता? ये पर्पस ऑफ ये धर्माचरण क्या होता है? तो पत्री सार ने ये बोल रहे कि देर आर टू टाइप ऑफ धर्मा, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म। वर्ण धर्म, आश्रम धर्म। आश्रम धर्म क्या होता है? देखिए, इसमें पर्पस ऑफ लाइफ भी बोल रहे हैं कुछ 4 फेजेस में। आश्रम धर्म क्या होता है? आश्रम धर्म शरीर की आयु पर आधारित है। आश्रम धर्म शरीर की आयु पर आधारित होता है, आधारित है। धर्म के 4 स्तर होते हैं। इस धर्म के 4 स्तर होते हैं। वो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वर्ण वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। 4 आश्रम रहता है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में पर्पस क्या है, मकसद उस समय जो आचरणीय धर्म क्या है? ये शिशु अवस्था से लेकर युवावस्था तक, या बाल्यावस्था से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने तक हमें इसे ब्रह्मचर्य आश्रम बोलते हैं। यहाँ की धर्म क्या है? हमें अपनी हमें अपनी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक योग्यताएं, कला, विज्ञान आदि पर ध्यान रखना चाहिए। हम अपनी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक योग्यताएं, कला, विज्ञान आदि पर ध्यान रखना चाहिए। ये ब्रह्मचर्य आश्रम की धर्म है। गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम का मतलब क्या है? हम अपने बच्चों, परिवार के सभी सदस्यों, यहाँ की धर्म क्या है? हम अपने बच्चों, परिवार के सभी सदस्यों तथा परिवार के सभी सदस्यों की मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक गतिविधियों यानी आध्यात्मिक विकास का ध्यान रखना चाहिए। उस समय क्या है? व्हेन वी आर इन गृहस्थाश्रम, अपने, हमारे और अपने बच्चे, परिवार के सभी सदस्य और उनकी मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास का ध्यान रखना चाहिए। ये गृहस्थाश्रम का। वानप्रस्थाश्रम क्या है? जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं और अपने परिवार की देखभाल स्वयं कर सकते हैं, यानी बड़े हो जाके शादी वादी होके अपने परिवार की देखभाल स्वयं कर सकते हैं, तब आपको क्या करना है? तब आपको अपनी जीवन साथी को अपनी जीवन साथी को साथ लेकर, बाकी परिवार को छोड़कर बाकी परिवार को छोड़कर अपने समाज की अपने समाज की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक आदि जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करना चाहिए। क्या करना है? जब आपके बच्चे बड़े होकर अपने परिवार की देखभाल स्वयं कर सकते हैं, तब आपको अपने जीवन साथी को साथ लेकर अपने जीवन साथी को साथ लेकर बाकी परिवार को छोड़कर अपने समाज की यानी सोसाइटी की, अपनी कम्युनिटी की फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल नीड्स जो है उसके लिए काम करना पड़ेगा। यही वानप्रस्थाश्रम है। यही वानप्रस्थाश्रम है। और हम कितने लोग ऐसे कर रहे हैं? अब मुझे तो 60 साल उम्र हो गया, फिर भी मैं अपने बच्चे को नियंत्रण करना चाहता हूँ। वो अपनी परिवार को कैसा देखभाल करना, क्योंकि मैं बुजुर्ग हूँ। बुजुर्ग होने के नाते मैं ज्यादा जानता हूँ। वो बच्चा है,
अभी अभी शादी हुआ है और तरसों परसों उसकी नौकरी लग गई थी, अभी अभी शादी हुआ है, अरे वो क्या संभाल सकता है? तो हम उसी भुदेड़पन में बन बंदे होकर बंद अपने आप को कैद करके वहां रहते हैं, उसी इसमें। कितने लोग हाथ यहाँ उठा के बताइए कि हाँ, जब मेरे बच्चे अपनी जिम्मेदार खुद निभा रहे तो मैंने पूरा सब कुछ छोड़ दिया, मेरे लिए थोड़ा लिया और मैं अभी सोशल सर्विस करने लगा हूँ। नहीं। अरे मेरा पोता है, जब मैं हैदराबाद में था उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में सुबह सुबह वॉकिंग करने के लिए हजारों हजार लोग आते हैं, 1000 2000 लोग आते हैं, बड़ा कैंपस है। तो मैं किसी बुजुर्ग को पकड़ के, उस समय मेरा उम्र था 50 साल, कुछ 60 70 65 वाले उम्र को पकड़ के, भैया, सब रिटायर वाले आते हैं सुबह सुबह, भैया ये ध्यान करना है। वो सुनते, हाँ हाँ ध्यान करना बहुत अच्छा है, हाँ। बैठते हैं ध्यान करने के लिए, सिर्फ 2 3 मिनट के बाद उठते हैं, अरे यार अब मुझे जाना है, अब मेरा पोता जो है उसे स्कूल ले जाने का टाइम हो गया। तुम्हारा बच्चा तो है ना, उसका माँ बाप तो है ना, तुम क्यों फिक्र करते हो? तुम क्यों फिक्र करते हो भाई? उसे ले जाने दो। अरे क्या साहब, वो तो रात में 12 1 बजे तक अपना मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, सुबह 8 बजे तक नहीं उठते हैं, और उठते ही ऑफिस चले जाते हैं। तो पोता और पोती को जिम्मेदारी में हम खुद नहीं करे तो कौन करेगा? फिर मैं पूछता हूँ उन लोगों से, भाई आपकी परवरिश आपकी दादा या दादी ने किया, आपके माँ बाप ने किया? अरे साहब क्या बताएं, हम अपनी परवरिश खुद किए हैं। हमारे दादा और दादी, माँ बाप दोनों खेती खेती बाड़ी काम करते हैं, सुबह सुबह उठ के वो लोग खेत में जाते हैं, हम खुद नहाते हैं, हम खुद स्कूल ले जाते हैं, हमें कोई स्कूल तक छोड़ने वाला नहीं थे। फिर तुम वो मौका अपनी बच्चों को क्यों नहीं देते हो, ताकि वो अपने बच्चों को देखभाल करें? क्या बोलते हैं सर आप, कमाल की बोलते हैं। नहीं नहीं, ये तो नहीं होता है। हमारा जिंदगी ऐसा ही है, जब मेरा पोता बड़ा होता है, स्कूल खुद जाता है, तब मैं ध्यान करूंगा। तो दिस इज द आंसर, यानी उनको वानप्रस्थाश्रम के बारे में कतई जानकारी नहीं है। तो अब हमें वानप्रस्थाश्रम की जानकारी हो गई है। मैं देखता हूं कल से कितने लोग अब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं और अपने परिवार की देखभाल स्वयं कर सकते हैं। तब आपको अपने जीवन साथी को साथ लेकर, बाकी परिवार को छोड़कर, अपने समाज की शारीरिक मानसिक बौद्धिक आध्यात्मिक आदि जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। ये मैं कल से देखना चाहता हूँ, प्लीज रिमेम्बर। अच्छा, उसके बाद संन्यास आश्रम में क्या करना है, क्या धर्म है वहां? यानी वहां जब आप संन्यास आश्रम में पहुंचते हैं, यानी वानप्रस्थ आश्रम में आप सामाजिक सेवा करते हैं, समाज की भौतिक मानसिक बौद्धिक और आध्यात्मिक जरूरतों को आप पूरा करने के लिए काम करते हैं। जब आप संन्यास आश्रम में पहुंचते हैं, आपको बाहरी संसार में आपको बाहरी संसार में अकेले ही जाकर अकेले ही जाकर समस्त मानवता की केवल आध्यात्मिक जरूरतों को पूरा करने की सेवा करनी चाहिए। यानी यू शुड गो अलोन इनटू द वर्ल्ड। किसके लिए काम करना है? ओनली टू फुलफिल द स्पिरिचुअल नीड्स ऑफ एंटायर ह्यूमैनिटी। दैट इज योर दैट शुड बी योर पर्पस ऑफ लाइफ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। कि 4 ब्रह्मचर्य आश्रम में आपका पर्पस ऑफ लाइफ डिफरेंट हो गया, गृहस्थाश्रम में आपका पर्पस ऑफ लाइफ डिफरेंट हो गया, वानप्रस्थाश्रम में आपका पर्पस ऑफ लाइफ डिफरेंट हो गया, और संन्यास आश्रम में आपका पर्पस ऑफ लाइफ डिफरेंट हो गया, है ना? हो गया ना? तो दिस इज हाउ पर्पस ऑफ लाइफ एक गति, क्या बोलते हैं,
एक गतिमान बिंदु जैसा है, एक गतिशील लक्ष्य जैसा है। दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। इसीलिए हमें क्या करना है, उस पल के धर्म को निभाना और उस स्थिति के पल में आनंद महसूस करना। जीवन का उद्देश्य है धर्माचरण प्लस हर स्थिति में आनंदित रहना। यानी कुछ सेटबैक होता है, कुछ सेटबैक तो होता ही, हमेशा कुछ ना कुछ होता है, तो उसमें क्या करना है हमें, उस पल में उस पल का धर्म जो है वो करना है और आनंदित होना है। इसके लिए बहुत संतुलन रखना पड़ेगा अपने आप को। वो संतुलन ही पर्पस ऑफ लाइफ हो गया, जीवन का उद्देश्य मकसद जो भी है वो हो गया। ठीक है। और वर्ण धर्म, अब हम आश्रम धर्म को देखे हैं, इसके बाद वर्ण धर्म। आश्रम धर्म हमारे शरीर की आयु के ऊपर निर्भर है, डिपेंड्स ऑन आवर फिजिकल एज, मेच्योरिटी। अब वर्ण धर्म क्या है, दैट इज इट डिपेंड्स, आत्मा की आयु के ऊपर निर्भर है, उसके ऊपर आत्मा की आयु के ऊपर आधारित है, या आत्मा की परिपक्वता पर आधारित है ना। इस आत्मा की परिपक्वता को हम ऐसे डेफिनेशन दे, ऐसे स्टेप्स दे सकते हैं कि आत्मा की आयु के अनुसार शिशुआत्मा, बालात्मा, युवात्मा, वयस्क आत्मा या प्रौढ़ात्मा बोलते, वृद्धात्मा, विमुक्त आत्मा और अनंत आत्मा। जैसे हम बोलते हैं ना, शिशु, शिशु के बाद बालक, बालक के बाद वो यौवन में प्रवेश करता है बच्चा, उसको युव बोलते हैं। युव के बाद वो थोड़ा मेच्योर होता है, प्रौढ़, प्रौढ़ बोलते हैं हम, प्रौढ़ात्मा। और उसके बाद वो बुढ़ा हो जाता है, उसे हम वृद्धात्मा, वृद्ध बन गया है। जैसे ये फिजिकल एज जैसे स्टेजेस है, वैसे आत्मा की आयु के, मतलब कितने जन्म आपने लिया है, कितने आप डेवलप हो गया है, तो उसके आधारित पर हम बोल सकते हैं शिशुआत्मा, बालात्मा, युवात्मा, वयस्क आत्मा, वृद्धात्मा, विमुक्त आत्मा, अनंत आत्मा। ओके। अच्छा, यहाँ धर्म कैसा रहता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। शिशु आत्मा, बाल आत्मा जो है, केवल यहाँ जो जन्म लेते हैं, मतलब शिशु आत्मा का मतलब अभी अभी जो पैदा हुई आत्मा, 10 जन्म, 20 जन्म, 25 जन्म शिशु आत्मा में लेते हैं। यानी उसके बाद बाल आत्मा कुछ 40-50 जन्म उसमें भी लेते हैं। तो ये यहाँ क्या है, आत्मा पूरा शरीर प्रधान की रहती है, शरीर प्रधान की रहती है। यानी यस, शरीर को शरीर ही समझता है, आई एम ओनली दिस बॉडी, यही समझता है। इसे शूद्र, उन्हें बोला ना भगवान कृष्ण गीता में, चातुर्वर्णम मया सृष्टम। चातुर्वर्ण मीन्स शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण। हम ये सोचते हैं कि ये अलग अलग जाति है, शूद्र जाति है, वैश्य जाति है, क्षत्रिय जाति है, ब्राह्मण जाति है। लेकिन उन्होंने ये बताया कि चातुर्वर्णम मया सृष्टम। मया मीन्स भगवान कृष्ण ने नहीं है, मया मीन्स आत्मा। चातुर्वर्णम मया सृष्टम, आत्मा ने सृष्टि किया है कि शूद्र, शूद्र का मतलब शारीर आधारित, यानी शिशु आत्मा और बालात्मा। वैश्य मन प्रधान, वो समझते हैं मैं केवल शरीर ही नहीं हूं, मैं मन भी हूं। तो ये युवात्मा और वयस्क आत्मा, प्रौढ़ात्मा, वैश्य, जब और आगे निकलता है जन्म लेके, तब महसूस करता है कि भाई मैं केवल शरीर और मन नहीं, मैं बुद्धि भी हूं। बुद्धि प्रदान, बुद्धि प्रदान आत्मा जो है उसे हम क्षत्रिय बोलते हैं।
वृद्धात्मा यानी ओल्ड सोल को हम बुद्धि प्रधान की यानी बुद्धि आधारित बन के रहता है, यानी आत्मा परिपक्वता बुद्धि तक ही पहुंचता है। कहाँ से? शरीर से लेकर मन को भी पार कर बुद्धि प्रधान का जन्म लेता है। इसे वृद्धात्मा बोलते हैं, तो ओल्ड सोल बोलते हैं। और उसके बाद मन को भी बुद्धि को भी पार करके मैं केवल शरीर मन और बुद्धि नहीं है, मैं आत्मा भी हूं, यानी आत्म प्रधान, इसको हम विमुक्त आत्मा और अनंत आत्मा बोलते हैं। विमुक्त आत्मा और अनंत आत्मा बोलते हैं। अब तो समझ गया ना? शिशु आत्मा बाल आत्मा शरीर प्रधान की होती है, युवात्मा वयस्क आत्मा मन प्रधान की होती है, बुद्धि आत्मा वृद्धात्मा बुद्धि प्रधान के होते हैं, और विमुक्त आत्मा अनंत आत्मा आत्मा प्रधान के होते हैं। है ना? इतना तो समझ लीजिए। हाँ, तो धर्म यहाँ कैसा होता है, यानी यहाँ इन जन्म में पर्पस ऑफ लाइफ क्या होता है। धर्म हर स्तर पर भिन्न होता है, यानी हमारे मकसद हर स्तर पर भिन्न होता है। शिशु और बाल आत्मा के लिए शरीर के अतिरिक्त मन के कुशल प्रशिक्षण की आवश्यकता है। वहां क्या होता है? सिर्फ शरीर के ही होता है। उनको क्या जरूरत है वहां? मन के कुशल प्रशिक्षण की आवश्यकता है। हाँ, युवात्मा के लिए क्या चाहिए? शरीर अतिरिक्त मन शरीर के अतिरिक्त मन और बुद्धि के प्रशिक्षण की आवश्यकता, क्योंकि वो शरीर और मन की स्थिति में रहता है, उसको बुद्धि की प्रशिक्षण की आवश्यकता। और प्रौढ़ात्मा के लिए उपरोक्त प्रशिक्षण के अलावा आध्यात्मिक प्रशिक्षण की आवश्यकता। वृद्धात्मा के लिए वृद्धात्मा धर्म ही क्या है? वृद्धात्मा का धर्म की सभी शिशु बाल युवा वयस्क आदि आत्माओं को शारीरिक मानसिक बौद्धिक और आध्यात्मिक कुशलता प्रदान करे। आपको टीच करना है। जब आप वृद्धात्मा बन जाते हैं, आपको शिशु आत्मा बाल आत्मा और युवात्मा वयस्क आदि आत्मा को आपको आप उनको प्रशिक्षण देना है। किसमें प्रशिक्षण देना है? शारीरिक मानसिक बौद्धिक और आध्यात्मिक कुशलता में प्रशिक्षण देना है, प्रदान करना है। विमुक्त आत्मा और अनंत आत्मा का धर्म यह है कि इनका धर्म क्या है? अपनी प्रवचन रचना और संस्था के माध्यम से समस्त मानवता को प्रोत्साहित करे। ये किसका काम है? विमुक्त आत्मा और अनंत आत्मा के काम क्या है? अपनी प्रवचन रचना यानी राइटिंग्स टीचिंग्स और इंस्टीट्यूशंस को स्थापित करते हैं, संस्था के माध्यम से समस्त मानवता को प्रोत्साहित करें। ओके फ्रेंड्स, अभी आप समझ गए ना कि जीवन का उद्देश्य हर मोड़ पर अलग अलग रहता है। ओके, हाँ। अब कुछ एक 10 मिनट्स विल गो फॉर क्वेश्चन आंसर्स। मैं जानता हूं बहुत सारे क्वेश्चंस है इसमें आपके मन में। हाँ, पूछ सकते हैं प्लीज। क्या हो गया मेरे दोस्तों को? ये वाइंड अप हो गया। यस मास्टर। बताओ ये कौन से बड़ी अच्छी पीछ है। जी श्रीनिवास जी बोलिए। हाँ हाँ, कुछ क्वेश्चन हेलो है तो पूछ सकते हैं, कोई नहीं पूछा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सर, कि हम ज्यादा समझ में आ गया। अपने दोस्तों को क्या हो गया? पूरा समझ गया। अपना पर्पस भूल गए नहीं, ये सुनकर। पूरा समझ में आ गया सर। अच्छा, हाँ मास्टर, ये अभी हमारा कल लास्ट सेशन होगा और उसके बाद 1 जुलाई से
सेशन चालू होगा 9 to 10:30। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगले सेशन के लिए, जब तक हम हमारा ये 21 दिन का प्रोग्राम होता है, 21 दिन के बाद हम लोग 4-5 दिन का छुट्टी रहता है, तो इसमें ऐसा नहीं करना कि आपको ध्यान नहीं करना है। ध्यान की प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू करनी है। और 1 जुलाई से जुड़ना है 9 to 10:30। और जैसे कि अभी श्रीनिवास जी हैं, बहुत अच्छे मास्टर हैं और बहुत अच्छी गाइड करते हैं, बहुत अच्छा आपका ध्यान कराते हैं। तो ऐसे ऐसे अनुभवी मास्टर आज आपके बीच में आएंगे और आपकी यात्रा को बहुत सुखद और समृद्ध बनाएंगे मास्टर। तो आगे आपके के लिए जुड़े रहिए। मुझे एक दो स्टेटमेंट बनाना है। जी एक, ये हम जो टीचर्स ट्रेनिंग दे दिए थे, आप जानते हैं ना सुमित्रा जी, टीचर्स ट्रेनिंग जी दिए थे। जी जी हाँ, मास्टर। तो अभी हम डायरेक्टली बच्चों को एक 10 या 15 दिन डेली 8:30 to 9:30 हम लेंगे, क्लास लेंगे, या 8 to 9, जो भी है 1 आवर, जिनको जैसे जैसे ये वो जो 18 टॉपिक्स जो है, 18 टॉपिक्स जो है, वो टॉपिक्स हम जुलाई 1 से लेकर एक 10 या 15 दिन पूरी टॉपिक्स स्टूडेंट को डायरेक्टली हम बताएंगे, जैसे हम क्लासरूम में जाके स्टूडेंट को बताते हैं ना, वैसे यहाँ हम टीच करेंगे ऑनलाइन। तो इसके लिए स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स दोनों इकट्ठा होना है। मैं टाइम देता हूँ। तो ये स्टूडेंट जो है 6th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक इनका एलिजिबिलिटी है। 6th के नीचे जो है वो हम, और ये सब्जेक्ट नहीं समझ पाते हैं। जो बच्चों को जरूरत है 18 टॉपिक, जैसे शून्य स्थिति, अपना अ, अड़गिता, श्रद्धा, मेमोरी पावर, तो आहार, और स्वास्थ्य स्वस्थता, और सब्जेक्ट्स, कर्म सिद्धांत, ऐसे 18 टॉपिक्स है। तो इस 18 टॉपिक्स हम कवर करेंगे शायद जुलाई 1 या 2 से, है ना। इवनिंग मोस्टली 8 और 8:30 को होता है। ओके, तो मैंने एक ग्रुप बना दिया है, पिरामिड ज्ञान दीप का एक ग्रुप बना दिया है। अ, अब जितने मेरे लास्ट टाइम जो क्लास में आए थे, उन सबको मैंने जोड़ दिया है। अगर कोई जोड़ना चाहे तो मेरा नंबर आपके पास है, 7204785860। आप ज्वाइन हो सकते हैं। मुझे हाई मैसेज दिया तो मैं आपको ज्वाइन कर लेता हूँ। ओके, और ये गूगल मीट या जूम में सेशन होगा, ये 10 to 10 डेज या 15 डेज हम बच्चों को करेंगे, और पेरेंट्स को भी साथ रहना है, बच्चों के साथ रहना है। इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग। और दूसरी है, जो टीच करना चाहते हैं, जो स्कूल और कॉलेज में जाके टीच करना चाहते हैं, वो इस सेशन को अटेंड करें, कि यह आपको ये डेमो जैसा लगता है। हाँ, बच्चों को कैसे सिखाना है, क्या सिखाना है। ओके, इट इज ए डायरेक्ट डेमो हो जाता है उनके लिए। तो दिस इज वन थिंग। एंड सेकंड इज, ये बुक जो है, अ, अभी तक दो दो ही लोग पूछे थे इस ग्रुप में से, एंड टुमारो ऑनवर्ड्स आई विल नॉट कम। लेकिन किसी को चाहिए तो आप मुझे लिख सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर 7204785860, 7204785860। ये तो बड़ा, इट इज लाइक ए बाइबल और भगवत गीता जैसा है आत्मा के बारे में। इस छोटा सा किताब को आप भगवत गीता मान सकते हैं। इसमें आत्मा के बारे में हर एंगल दिया है पत्री सर ने। हम सिर्फ उसको संकलन करके ट्रांसलेशन कराया है, इतना ही मेरा काम है।
ये बुक जो है 300 रुपीज है, पोस्टेज 50 रुपीज है। अगर ज्यादा कॉपी आप मांगेंगे अपनी दोस्त के लिए, पोस्टेज फ्री में मैं भेज सकता हूँ। ओके, दिस इज द बुक आत्मा की यात्रा, पत्री साहब ने लिखा है। ओके, तो फ्रेंड्स, दोज हु वांट टू एंजॉय द टीचिंग टू द स्टूडेंट्स, प्लीज यू कैन ज्वाइन। आप वॉच कर सकते हैं, और उसके बाद आप वॉच करने के बाद अगर आप डिसाइड करेंगे हम भी स्कूल जाके टीच करेंगे, तो आपके लिए एक सेशन रखेंगे। जो उत्सुक है टीचिंग करने के लिए, उनके लिए एक सेशन रखेंगे। तो आपको मेरे ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा। वो ग्रुप का नाम जो है पिरामिड ज्ञान दीप। ओके, ओके, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मास्टर। शायद कुछ सर, क्वेश्चंस नहीं है। तो यस सर मास्टर, अगर कोई किसी का। मेरा, एक्सक्यूज मी हाँ, मैम, हाँ, हाँ। यस मैम अगर, सर अगर मेरा बच्चा नहीं है, मेरे को इस ग्रुप में ज्वाइन होना है तो चलेगा? क्योंकि बच्चे लोग तो सुनते नहीं है। ये क्लासेस में बोलती हूँ कि स्पिरिचुअल बुक, ये क्लासेस इसको करो, मेरे पास टाइम नहीं है, बट मेरे को इंटरेस्ट है, तो मैं ज्वाइन कर सकती हूँ बट बिना बच्चे के? नहीं नहीं, ज्वाइन कर सकते हैं, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके बच्चे नहीं माने तो भी 1 घंटा बिठाना है, उनको बोलना है कि कल से ध्यान ध्यान का क्लासेस जो है, आप आपकी स्कूल में अगर कोई आके ध्यान सिखा रहे तो क्या करेंगे आप? करना ही पड़ेंगे ना। करना ही कल पड़ेगा, हम राइट? कल हम आएंगे, अपने प्रिंसिपल से बात करेंगे, और डेली 1 घंटा आपको ध्यान करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे आप? करना पड़ेगा ना। ऐसे यहाँ राइट, राइट। अब मेरे बगल में बैठो, बैठ के वो क्या बोल रहा है वो सुनो। टाइम नहीं की बात कुछ नहीं है। तो बच्चे के जो है स्कूल से आते ही होमवर्क इमिडिएटली कंप्लीट करा के, खाना वाना दे के, 8 या 8:30 को हम टाइम डिसाइड कर रहे हैं, उसको 8 बजे को करना है, 8:30 को करना है। ओके, हाँ। ओके सर। क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल, बिकॉज वी हैव, हमने 1 लाख सर से या टाइमिंग का कितने देख कितने लीजिएगा, लाखों का 1 जुलाई स्टूडेंट से हमने, अपना ये वाला भी चालू रहेगा। हाँ, कितने लाखों का स्टूडेंट हमने पहुंचाया। हंड्रेड्स ऑफ टाइमिंग। स्कूल्स में हमने डायरेक्टली जाके ये सब्जेक्ट उनको दिया है, और यहाँ अभी ऑनलाइन कर रहे हैं। ठीक है ना। जितने लोग आते हैं, 10 लोग भी आए तो भी चलता है, कोई उसमें ऐसा नहीं है कि हमारे इस क्लास की वजह से अगर 10 बच्चे के अंदर परिवर्तन आ जाता है और उनके पेरेंट्स के अंदर परिवर्तन आ जाता है, ये तो बड़ी काफी है हमारे लिए, काफी है। ओके, पहले आप ओके मुझे मास अपना अपना नंबर नोट किया ना, नंबर को हाई कर दीजिए। मैं अपना आपका नंबर सेव करके मैं अपने ग्रुप में डाल देता हूँ। ओके सर, थैंक यू हाँ, सर। ओके, थैंक यू। मुझे दूसरा, अब 8:30 को दूसरा है, तो आई एम लीविंग माय डियर फ्रेंड्स। ओके, ओके मास्टर, थैंक यू। हाँ, अच्छा, ऑल ऑफ आपको भी। यू मास्टर, बहुत और बहुत धन्यवाद आपका सभी का। महावतार फाउंडेशन को, और खासकर सुमित्रा जी को, और जो यहाँ आके सुनने का मुझे मौका दिया है, या मौका बोलने का मौका दिया है, उन आप सभी को मेरा धन्यवाद, धन्यवाद, प्रणाम, प्रणाम, थैंक यू, थैंक तो मास्टर कल सब धरती मापी आर्टोग्राफी होगी का सब्जेक्ट रहेगा, और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। धरती माँ का जो अपने बारे में जो ऑटोग्राफी करवाई गई है, ऑटोबायोग्राफी कराई गई है, कि जो मेरा जो जो कष्ट है उसके लिए जो जो हमें करना है उसके बारे में बताना सबको मतलब जानना जरूरी है। तो कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कल कोई भी मिस ना करे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू मास्टर, सभी का मैं धन्यवाद मेरे साथ बनी रहने के लिए। थैंक यू।